शामनी साइड बाय साइड वीडियो कैसे आएगा पता नहीं, इसमें आता है कि नहीं आता, लेकिन सेटिंग्स में कहीं आता है क्या? वीडियो सेटिंग्स, दिस इज प्रॉपर वीडियो सेटिंग्स। हम्म एवरीवन, क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से करते हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस करेंगे। आंसर बताओ, मतलब फैक्टोरियल के टर्म्स में, जिस जिस भी टर्म में, everyone of you have to give me the answer. A round table conference to be held among 20 delegates belonging to a 20 different countries. ठीक है? And how many ways they can be seated if two particular delegates always have to sit together? तो उन डेलीगेट्स को क्या हम एक मान लेंगे? 20 डेलीगेट्स को हम एक मान लेंगे। तो मेरे पास कितने डेलीगेट्स हो गए? 19 हो गए। 19 डेलीगेट्स हो गए। ठीक है, वो 19 को अगर मुझे बैठाना है तो वो 19 किस वे में बैठ पाएंगे? फैक्टोरियल 18 में। फैक्टोरियल 18 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। राउंड टेबल वर्ड काफी लोग उड़ा दिए होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 18 वेज में। बट वो जो दो को मैंने एक एज्यूम किया है, वो तो फैक्टोरियल 2 वेज में हो जाएंगे ना। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 18, 2 इंटू फैक्टोरियल 18। ठीक है, तो पहला क्लियर है, दिस इज करेक्ट। क्या इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली करेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैटर करेगा। दे आर डिफरेंट, इट विल मैटर, राइट? क्योंकि राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट ही यही होता था। किसमें मैटर नहीं करता है? जब इसको तुम पलट सको, इसको पलट थोड़ी सकते हो, पलटोगे तो सब लोग उल्टे हो जाएंगे, चमगादड़ की तरह बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? हाँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट तो थोड़ा सा इजी ही है, मतलब अगर पहला पार्ट हो गया, दे आर नेवर टू सिट टूगेदर। दो वेज में इसको कर सकते हो। द फर्स्ट वे, अगर मैंने पहला कर लिया है तो मेरा फर्स्ट वे क्या होता? टोटल माइनस टुगेदर। टोटल कितने होते हैं? तो काफी लोगों को 17 इंटू फैक्टोरियल 18 मिल रहा होगा। आंसर, ठीक। अब इसको करने का दूसरा वे भी है। दूसरा वे ये है कि उनको भूल जाओ, किनको? उन दो लोगों को भूल जाओ।
अच्छा, इन्होंने टोटल माइनस वाला केस लिया है ना, ठीक है। मैं दूसरे वे से भी बता देता हूं यहाँ पे। मैं उन दोनों को भूल गया तो मेरे पास कितने लोग हैं? मेरे पास कितने लोग हैं? 18। 18 को अगर मुझे राउंड टेबल में बैठाना है तो कितने वेज में बैठ पाएंगे? फैक्टोरियल 17, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे गैप थ्योरी लगाते हैं। अगर 17 लोग राउंड टेबल पे हैं तो कितने गैप्स होंगे उनके बीच? हम्म, कुछ गड़बड़ हो रहा है आंसर आने में। 17 लोग थे, नहीं अच्छा 17 लोग तो 18 थे ना, 17 लोग थोड़ी थे भाई। लोग तो 18 थे ना मैम, 18 लोग थे तो कितने गैप्स होंगे? फैक्टोरियल 17 तो उनका रोटेशन है, 18 लोग हैं तो गैप्स कितने होंगे? 18 होंगे ना गैप्स। राउंड टेबल, राउंड टेबल में अगर 3 लोग होते हैं तो 3 गैप होते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 गैप होते हैं, स्ट्रेट में n+ होते हैं तो 18 गैप। अच्छा, उन 18 गैप में मुझे कितने लोगों को बैठाना है? 2 लोगों को। हाउ मेनी वेज? ये मैंने क्या किया है, व्हाट डिड आई डू? 18 में से 2 सीट सेलेक्ट किया है इनटू फैक्टोरियल 2, या कुछ लोग इसको 18p2 भी लिख लिख दिए होंगे, 18p2। और अगर इसको ओपन करोगे दोनों को, ये सेम नजर आएगा, दिस वुड बी सेम एज दिस, ठीक है। दिस इज द अनदर वे टू डू इट। द अदर वे, द अनदर वे कि पहले तुम उन दो को भूल जाओ, बाकी सबको बैठा दो। अब उसके अंदर गैप थ्योरी की बस, राउंड टेबल में, आई रिपीट, राउंड टेबल में ध्यान रखना कि जो गैप, गैप के लिए एक चीज होती है कि जितने लोग होंगे उतने ही गैप होंगे, ठीक है। एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। करो, 1 मिनट लो और करो।
हमने पहला क्वेश्चन देखा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में, मतलब अलग से मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो सबसे पहले मैं जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं कि जब रिपीटिशन अलाउड होगा, सब कुछ अलाउड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, 7 की पावर 4। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट होते और रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तो 7p4। ठीक है, तो अब बताओ, अब बताओ क्या क्वेश्चन में ये मेंशन करने की जरूरत है कि रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है ना, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। अगर एक डिजिट रिपीटेड है तो एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 भी रिपीट हो सकती है, 3 भी रिपीट हो सकती है, 4 भी रिपीट हो सकती है। यस, तो मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक रिपीट है, 2 रिपीट है, 3 रिपीट है कि 4 रिपीट है। तो मैं किसके बारे में सोचूंगा, मैं टोटल माइनस नन रिपीटिशन, टोटल माइनस नन रिपीटिशन। टोटल क्या है, 7 की पावर 4, नन रिपीट में क्या हो जाएगा, 7p4। वाई 7, क्योंकि दे आर 7 डिजिट्स, उनमें से मुझको 4 लोगों का अरेंजमेंट करना है, 7p4। कुछ लोग इसको 7p4 इंटू फैक्टोरियल 4 भी करते हैं, इट इज टोटली फाइन। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर सबको मिल गया। इस क्वेश्चन को यही करने का सबसे फास्टेस्ट वे है, क्योंकि अदरवाइज तुम करने जाओगे तो क्वेश्चन वुड बी वेरी डिफिकल्ट। टोटल माइनस नन रिपीटेड। ओके, करते हैं। जस्ट एक चीज याद कराने के लिए, क्या है, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? सब लोगों की कुछ कुछ ऑफलाइन सेशन स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे, पोस्ट दिवाली काफी कुछ आप लोगों का ऑफलाइन होगा। मैथ्स का भी मैं बिल्कुल ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि क्लास में आके ही प्रैक्टिस करो, पोस्ट दिवाली, दिवाली तक नहीं, दिवाली अभी नेक्स्ट वीक आ रही है, अभी केमिस्ट्री खत्म हुआ है आपका आई गेस एक पार्ट। ठीक है, तो आपका नवंबर दिसंबर मोस्टली क्लास में ही गुजरेगा सेंटर पे। ठीक है, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से पक्का। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, यस, n-1 c r-1, 11c2, 11c2। ठीक है, नेक्स्ट। ये टाइम थोड़ा सा वैसा वाला हो जाता है, थोड़ा सा और लेट होता है, लेकिन इसके बाद एडवांस भी डिस्कस करना है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट, ये करो, a box contain 5 different reds, in how many ways 6 balls can be selected so that there are at least 2 balls of each color। बताओ। मुझको
सिलेक्शन करना है सच दैट दे आर 2 balls ऑफ ईच कलर। सिक्स बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो बेसिकली इट इज लाइक केसेस। केसेस, पहला केस 2 4 3 3 4 2। और कोई केस हो सकता है? और कोई केस हो सकता है? मेरे हिसाब से आंसर आपका किधर चला गया? मेरा आंसर 425 है। तो द मोमेंट आई मेड माई केसेस, द मोमेंट आई मेड माई केसेस, मेरा क्वेश्चन आराम से होता चला गया। अगर मैं केसेस नहीं बनाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। ठीक है, 2 4 3 3 4 2, that's it, that's the gist of the question। आगे करें, नेक्स्ट। ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 130 है, नॉट। करो करो। आंसर बताओ जिसका भी आ गया है, आंसर बताओ। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, या नंबर ऑफ साइफर भी बोलते थे इसको, नंबर ऑफ साइफर। नंबर ऑफ साइफर का मतलब नंबर ऑफ जीरोस, राइट? फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन दिस। तो बेसिकली मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि कोई भी फैक्टोरियल में जीरो आने के लिए 2 और 5 आना चाहिए। तो इन जनरल 2 ज्यादा आएगा कि 5 ज्यादा, सॉरी, इन जनरल 2 कम आएगा कि 5 कम आएगा? आई थिंक 5 कम आएगा। तो जो जितने भी 5 आएंगे उतने ही जीरो पॉसिबल है। तो अब वो 5 निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था, तो विच इज 32। ठीक है, हमेशा ये जो फॉर्मूला होता था वो प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड होता था। आई कैन नॉट टेक एनी अदर नंबर। तो 10 आने के लिए 2 इंटू ए इंटू 5 इंटू बी है, सपोज करो, एक 10 आने के लिए। तो ए और बी में 10 की पावर ए से डिफाइन होगी कि बी से? बी से, क्योंकि 5 छोटा है ना। बी मतलब 5 इन एनी केस वो बी से ही डिफाइन होगी, क्योंकि जो बी है वो छोटा है। अगर ए छोटा होता तो ए से डिफाइन होती। बट किसी भी फैक्टोरियल में 5 कम आएंगे इन कंपैरिजन टू, टू। ठीक है, तो इस वजह से मैं 5 का वो लेता हूं।
का मैंने निकाल लिया, शायद आंसर 32 आता है। कुछ लोग 14 आंसर दे रहे थे, आई गेस उन्होंने 100 से डिवाइड, 10, 100, 1000 से डिवाइड कर दिया था क्या? 10 से हाँ, 10 से 13, 100 से 1, ओके हाँ, उन्होंने 10 से डिवाइड किया था। ये फॉर्मूला तभी वर्क करता है जब ये डिनोमिनेटर वाली चीज है। कौन सी डिनोमिनेटर वाली चीज है? दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। अभी क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक। Find number of ways in this. This can be split into two factors which are relatively prime. Question करो, 2-4 मिनट है। Everyone try this question. Everyone try this question. 2 मिनट है तुम लोगों के पास। हाँ, हुआ? Everyone find number of ways in which these numbers can be split into two factors which are relatively prime. Now relatively prime का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो मैं इनके फैक्टर्स के बारे में सोचूंगा। Excuse me. These are the factors. अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जो दो ऐसे फैक्टर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, को प्राइम जिनको बोलते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल चीजें हैं, जितनी भी है, दे शुड बिहेव एज अ सिंगल आइडेंटिटी। मतलब इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक। ठीक है, याद करो नंबर ऑफ याद करो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता था?
एग्री? तो मेरा ये कहना है कि मैं इसको 2 की पावर 2 को सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करूंगा तो 1+1, 3 की पावर 1 को 1+1, सब में 1 2 3 4 5 6, तो वही 6 चीज यहाँ पे आ गई। क्लियर एवरीवन? हाँ ठीक, नेक्स्ट करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा था, इन विच वे दिस कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स पूछा था। दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं दो पार्ट में करना है, सपोज करो मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, लेट मी टेक यू एग्जांपल एज अ स्मॉल नंबर 8, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स की बात करो, दीज आर द फैक्टर्स, एम आई करेक्ट? लेकिन अगर दो फैक्टर में करो तो एक 1 into 8 बनेगा, एक 2 into 4 बनेगा, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ना दो फैक्टर। तो जितने भी फैक्टर निकालोगे उनसे बाई 2 कर दोगे व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स। ठीक है, कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स, ये उस चीज के लिए। को प्राइम का मतलब होता है कि ये इसमें और इसमें, मतलब किसी एक फैक्टर में अगर 2 आ गया तो दूसरे फैक्टर में 2 आना नहीं चाहिए। तो वही चीज है, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या किया, 2 की पावर 2, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, 4 into 3 into 25 into 7 into 11 into 30, दिस इज दिस नंबर, इसके फैक्टर्स निकालने हैं मुझको। तो अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे कोई इशू ही नहीं है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सबकी पावर 1 है ना। ठीक है, गॉट इट? इतना क्लियर? ठीक, नेक्स्ट करें। तो मेरे लिए क्वेश्चन आराम से हो गया, 64 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स मी 32। अच्छा समझो ना बेटा, वही तो बोल रहा हूं ना इतनी बार कि मैंने 2 की पावर 2 को एक मान लिया। ये यही तो रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन होती है कि अगर 4 किसी में आया है तो ये 2 दो पार्ट में नहीं बटने चाहिए, ये दो पार्ट, ये दो पार्ट में नहीं बटना चाहिए, शुड बी वन पार्ट। ये 5 की पावर 2 शुड बी वन पार्ट। तो मैंने 4 3 25 7 13 एंड 11 एज्यूम कर लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। 3 dice are rolled, find the number of possible outcomes in which at least one die shows 5। ठीक है, क्वेश्चन है जिसको अगर पिछला वाला नहीं नहीं समझ में आया तो वो मैं समझा रहा था। सपोज करो 12 के फैक्टर्स निकालते थे, तो फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता था a+1 b+1 c+1 d+1, जितने भी फैक्टर्स होते थे। 12 के फैक्टर्स क्या है, 1, तो हमेशा फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। ठीक है, तो अगर 6 फैक्टर्स हो रहे हैं तो जो जो फैक्टर्स दो दो के फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे वो 3/2 करेंगे, तो वही पिछली बार भी किया, 64/2। नाउ डू दिस क्वेश्चन। ठीक है,
हाँ, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। ये भी वही वाला केस है, टोटल टोटल माइनस नन। आउटकम्स क्या आने चाहिए? तो 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। आंसर शुड बी 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर आ गया विच इज 91। अच्छा, ये बाहर 3 क्यों मल्टीप्लाई किया है? ठीक है। ठीक, गॉट इट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब वाला। बताओ। "28 games were played in a football tournament with each team playing once against each other." ग्रीन टी पीऊंगा, वेट करो, तुम लोग करो जल्दी से आंसर दो इसका, सभी लोग आंसर दो। मैं खुद ही से बात कर रहा था। ठीक है, 8 टीम, मतलब 8 नहीं, मतलब n टीम्स है, सपोज करो इफ दे आर n टीम्स, तो लेट द नंबर, उनमें से कितने मैचेस प्ले होंगे? NC2 बस, क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर NC2 की वैल्यू 28 होगी, क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ, ये पंखा उड़ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, क्यों NC2 क्यों लिया? क्योंकि एक मैच प्ले करने के लिए मुझे दो होते, ठीक है, दो लोग होते हैं। ये प्रॉपर है, ये उस तरह का होता है ना, जैसे आईपीएल होता है अपना, आईपीएल का फर्स्ट राउंड, आईपीएल का फर्स्ट राउंड मोस्टली एक टीम सबसे खेल प्ले करती है फर्स्ट राउंड, उससे पॉइंट्स होता है।
कुछ टूर्नामेंट अपने नॉर्मल वाले टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब जैसे इसके लॉन टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सीडिंग वाइज होते हैं, हर हर उसमें एलिमिनेशन होता चला जाता है। 24 है, नेक्स्ट लेवल पे 12 होंगे, उसके नेक्स्ट लेवल पे 6 होंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे उसको 8 पहुंचाया जाता है, अगर 35 प्लेयर्स है तब भी कुछ प्लान करके एक मोमेंट पे इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ मल्टीपल या पावर ऑफ 2, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एनी टूर्नामेंट। करो, find the number of n digits number which contain find the number of n digit numbers which contain the digit 2 and 7 but not the digits this। करो, 2 मिनट है। ऑब्वियसली ऑप्शन एन में आएगा, मैं ग्रीन टी ला रहा हूँ, दिस इज माई ग्रीन टी, मतलब पानी गर्म हो रहा था, हो गया होगा, लेट मी गेट इट। जब तक एन में आंसर एन के टर्म्स में आएगा। एवरीवन करो। एवरीवन क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? ऑब्वियसली अलाउड होगा। क्यों अलाउड होगा? क्यों अलाउड होगा? क्योंकि n नंबर्स है ना, n नंबर्स, n कैन बी एनीथिंग, ठीक है, n कैन बी एनीथिंग ना। अदरवाइज तो 2 and 7 आना है और ये नहीं आना है, तब तो बहुत ही कम नंबर बनेंगे ना। तो क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? 6 raised to n। नाउ 3, 4, 5, 6, 7 वाले लेंगे, ये क्यों लिया है? एक मिनट, इन्होंने लिया क्या है? 5 raised to n, एक मिनट देख लेता हूँ फिर। अच्छा, इन्होंने यूनियन वाली चीज की है, ठीक है, अच्छी बात है। अब पूरा पूरा सामने लेके फिर समझाता हूँ, ठीक है। पहले पहले देखो इन्होंने क्या किया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 6 raised to n माइनस माइनस। क्यों? क्यों माइनस? ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन टाइप की चीज की तरह समझ सकते हो कि एक बार मैंने 3, 4, 5, 6, 7 वाले लिया और एक बार मैंने 2, 3, 4, 5, 6 वाला लिया। क्यों?
क्यों ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मुझको अगर निकालना है, दिस इज माई वेन डायग्राम एवरीवन, दिस इज माई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेज ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है, ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है, दिस इज जिसमें 2 नहीं आ रहा है, दिस इज जिसमें 7 नहीं आ रहा है, एंड दिस इज ऑब्वियसली 2 7 नहीं आ रहा है। तो याद करो वेन डायग्राम में अगर मुझको कितना पोर्शन निकालना है, मुझको कितना पोर्शन निकालना है, ये क्या हो गया, मुझको कौन सा पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। तो टोटल माइनस यूनियन ऑफ 2 एंड 7 करेंगे। एवरीवन जस्ट टेल मी दिस थिंग, टोटल माइनस यूनियन ऑफ 2 एंड 7 करेंगे। ये चीज समझ में आ रही सबको? टोटल माइनस यूनियन ऑफ 2 एंड 7। व्हाट इज यूनियन ऑफ 2 एंड 7? जिसमें व्हाट इज 2 जिसमें 2 नहीं आ रहा है, व्हाट इज 7 जिसमें 7 नहीं आ रहा है। तो वो निकालने के लिए टोटल माइनस n ऑफ 2 यूनियन 7। तो n ऑफ 2 यूनियन 7 क्या होगा, n2 प्लस n7 माइनस n ऑफ 2 एंड 7। तो इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, टोटल माइनस 1 पार्ट माइनस अनदर पार्ट और प्लस 2 एंड 7 वाला। ओके ठीक है, ये क्लैरिटी हुई सबको? किसी को कोई इश्यू इसमें? गाइस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेक्चर अटेंड करने से पहले, मैथ्स में 2 तरह से हो सकता है, ये लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको पूरा का पूरा ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज करके आना होगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो रिवीजन का कोई भी पर्पस नहीं है। इफ यू गाइज आर नॉट रिवाइजिंग एंड कमिंग टू दीज लेक्चर्स, क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। यस इसमें अगर मैं क्वेश्चंस थ्योरी कराऊंगा तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन कराऊंगा तो थ्योरी नहीं होगी। तो रिवीजन को डोंट एज्यूम रिवीजन एज अ, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन सॉल्विंग काइंड ऑफ लेक्चर्स जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दे रहा है। अदरवाइज बहुत ही क्वाइट फ्रैंकली मतलब जो हमारा टारगेट होता है वो हो नहीं पाएगा। हमारा एक वीक में 2 टॉपिक का टारगेट होता है, तभी ओवरऑल 15 टू 16 वीक्स में आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर्स पूरा का पूरा रिवाइज करके आए। तो जब मैं चीजें बोलूं ना तो वो चीजें आप लोगों को क्लिक करनी चाहिए, अच्छे से क्लिक करनी चाहिए। अच्छा रेज योर हैंड जो लोग रिवाइज करके आते हैं। रेज योर हैंड जो लोग रिवाइज करके आते हैं। ओके अराउंड 50% का हैंड रेज हुआ है। तो रेस्ट 50% में मुझे थोड़ा सा डाउट आता है। ठीक है हाँ अगर रिवाइज नहीं किया तो लेक्चर में ब्लैंक जाएगा। मैं बहुत ही इट डजंट इवन मेक एनी सेंस टू सिट इन द लेक्चर विदाउट रिवाइजिंग। ठीक है मैं रिवीजन का मतलब ये नहीं कि रिवीजन में तुमको सारी चीजें समझ में आ जाए। रिवीजन का मतलब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वापस से तुम एक बार गो थ्रो कर लो, फॉर्मूला तुम्हें वापस आ जाए। ठीक है
तो इस लेक्चर को प्लीज, मैं सबसे बोल रहा हूं, मतलब कोई भी लेक्चर, रिविजन के किसी भी लेक्चर को मेन लेक्चर की तरह मत ट्रीट किया करो, ठीक है। मेन लेक्चर में क्या होता है कि बहुत डेप्थ में घुसते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसने का टाइम ही नहीं है। नेक्स्ट, find the number of arrangements of letter of word salute if two o's does not come together। ये मुझे कराने की जरूरत है? Do I need to solve this question? नहीं, गैप थ्योरी से है, ओ को भूल जाओगे एन कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर टोटल माइनस ओ टुगेदर वाले भी। आगे बढ़ रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये करो एवरीवन। Everyone try this. Find number of ways in which non-identical apples can be distributed among three boys. हाँ, यस, कहीं ना कहीं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा? what we need to do? Is it number of natural solutions? Is it number of natural solutions? No, ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन हो जाता अगर मैंने नॉन आइडेंटिकल की जगह आइडेंटिकल कर दिया होता। अगर एप्पल्स आइडेंटिकल हो गए होते देन वो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस वाला हो गया होता, लेकिन नॉन आइडेंटिकल के केस में दिस इज नॉर्मल। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा मुझको? केसेस लेने पड़ेंगे। तीन तरह के केसेस हैं, 134, 233, 244। और कोई केस है? नहीं, ठीक है, नहीं। तो तीनों केसेस, अब मैं एक केस का दिखा दे रहा हूं। ये फैक्टोरियल 3 अभी, सबसे पहले 134, यहां पे क्या हो रहा है? मैं अपने 8 को ग्रुपिंग मेथड से 134 में अगर स्प्लिट करूंगा तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, दिस इज द ग्रुपिंग मेथड। एम आई करेक्ट? ग्रुपिंग मेथड याद है? मेरे पास अब तीन ग्रुप बने, 1 एप्पल का, 3 एप्पल का एंड 4 एप्पल का। फिर उन तीन ग्रुप्स को मैं तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इनटू फैक्टोरियल 3। तो ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हुआ? दिस इज ऑफ फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इनटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 भी। क्यों इनटू 1 बाय फैक्टोरियल 2? क्योंकि दे आर थ्री थ्री रिपीटिंग। थ्री रिपीट कर रहे हैं, ठीक है।
एवरीवन, तो ये चीज समझ में आ गई। इसमें भी क्या मुझे फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो वो स्प्लिट भी होंगे ना 3 लोगों में। तो यहां पे हमने ग्रुपिंग मेथड के थ्रू क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। गॉट इट? अच्छा, अगर किसी को पिछले वाले क्वेश्चन में इश्यू है तो याद करो, सैलून में टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? फैक्टोरियल 6/2। क्यों फैक्टोरियल 2? क्योंकि दो ओ रिपीट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ वेज इन विच ओ कम टुगेदर, तो दोनों ओ को मैंने एक मान लिया, तो मेरे पास 5 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 120, तो 360 माइनस 120। ठीक है। अगर इसको गैप मेथड से करोगे तो 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4, 4 में गैप कितने होंगे? 5, 5 में से 5C2। तो ये हो गया गैप थ्योरी वाला। अगर किसी को गैप थ्योरी, 4 लोगों को भूल अरेंज किया, इन ओ को भूल गए, तो फैक्टोरियल 4 into 5C2। ओके। बाई 2, कहां बाई 2? यहां पे बाई 2। बाई 2 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5C2 से मैंने जो 5 में से 2 सेलेक्ट किए, इंटू 1 ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिकल 0 0 आइडेंटिकल है ना ओ, उनको 2 वेज में नहीं कर सकते हैं। तो देख लो, फैक्टोरियल 4 24 होता है, और 5C2 इज 10, 240। ठीक है। हाँ, आज से रेस्टोरेंट्स ज्यादा टाइम तक खुलेंगे। मैसेज आया ना, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट्स टू ओपन टिल मिडनाइट। अच्छा है, घूमना फिरना रहेगा। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन लेक्चर्स जो जो स्टार्ट हुए हैं, प्लीज अटेंड करो। और दिवाली मतलब सारी की सारी चीजें तुम्हारी ऑफलाइन ही हो जाएंगी, समझ लो। मतलब यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम। यस। ठीक है। हम्म। और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी, कुछ भी नहीं होता मैथ्स। मतलब थ्योरी होती ही नहीं मैथ्स में, मैंने कितनी बार बोला है, जितना प्रैक्टिस करोगे करोगे। जो क्वेश्चंस है सेम क्वेश्चंस लगाओ, क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस लगाओ, बुक्स के क्वेश्चन लगाओ, मॉड्यूल के भी लगा सकते हो, एरएलएस के लगा सकते हो, अगर कोई एडवांस कर रहा है एदास गुप्ता के लगाओ, सिंगेश के लगाओ। ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चंस लगाओ, बट क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। और तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है। Find number of different words that can be formed using all letters of word Deepmala if two vowels are together and other two are also together but separated from the first two. करो। Everyone do this. Everyone do this.
अच्छा, हो क्या रहा है? सबसे पहले ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? मैंने सारे के सारे वॉवल्स भूल गए। कौन से वॉवल्स है? ठीक है, उनको अरेंज कर दिया। अब मेरे पास गैप्स कितने रहे? 5 गैप्स। गैप से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? 2 गैप। आई हैव टू सेलेक्ट 2 गैप्स। अब इनमें मुझे अरेंज किनको किनको करना है? ई एंड ए। ई एंड ए किस वेज में? सबसे पहले ए और ई को ग्रुप में डिवाइड करो। अपना ए एंड ई को ग्रुप में डिवाइड करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए साथ में हो, ई साथ में हो, ये थोड़ी लिखा है कहीं। मेरे लिए क्या क्या फोकस है? मेरे लिए फोकस ये है कि इन चारों में कोई भी दो एक साथ होंगे एंड कोई भी दो एक साथ होंगे। तो ए का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, सबसे पहले फैक्टोरियल 4 किया, फिर 5c2 किया, फिर ए को अरेंज किया किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, नहीं नहीं, ये जितने भी केसेस हैं वो चाहे ई वाला केस हो, चाहे ए वाला केस हो, या ई, मेरा ये बोलना है इसको, इनको अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकते हैं? इनका अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है? ई ए का अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है? 6 वेज में हो सकता है ना? 6 वेज में। तो वो 6 वे मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ए ई ए ई ए ई ए ई और ऐसे ही तीन तीन ई से शुरू होने वाले भी होंगे। ठीक है, तो ये 6 वे में, मतलब पहला केस है जो 5c2 में सबसे पहले ये गया और फिर ये गया। दूसरे केस में ये गया, ये गया। तीसरे केस में ये गया, ये गया। चौथे केस में ये गया, ये गया। मतलब अपने आप अगर मैंने पहले दो एक गैप में डाला है तो नेक्स्ट टू दूसरे गैप गैप में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। तो यहां पे मैंने गैप थ्योरी का सोच के उसको भूल के अरेंज किया, फिर गैप सेलेक्ट किए, फिर ए ई को मैंने आपस में अरेंज किया और फर्स्ट 2 को पहले गैप में डाला और नेक्स्ट 2 को दूसरे गैप में डाल दिया। दैट्स इट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है ही नहीं। चिल मारते हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है, यस। तो उन दोनों को मैं गैप में अरेंज कर रहा हूं। दैट्स इट। If dice is rolled 3 times, find the probability of getting larger number than the previous number each times. करो। एक डाई है जो 3 बार रोल की जा रही है। You have to find the probability of getting the larger number each time than the previous. You can multiply two major cases, then multiply by
करो करो, कंटिन्यू करके, ब्रेक नहीं लेंगे एवरीवन, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे एंड करके खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग दिया है, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, केसेस बना के करोगे, क्या करोगे। मेरा बस ये है कि मैंने पहली बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। टोटल नंबर ऑफ केसेस, अच्छा, अब सुनना, बेसिकली क्या होना चाहिए, अगर तीनों बार प्रीवियस नंबर से बड़ा आना चाहिए तो तीनों बार डिस्टिंक्ट नंबर आने चाहिए, तीनों बार डिस्टिंक्ट नंबर आने चाहिए। तीनों बार डिफरेंट आना चाहिए। वो कौन से डिफरेंट होने चाहिए, मैं कोई भी सिलेक्ट कर लू, लेट मी सेलेक्ट 6C3, 6 नंबर में से मैं कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लू और वही 3 नंबर कितने वे में, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो, 3, 4, 6, इनको अरेंज करने का वे सिर्फ एक, या फिर मैंने सेलेक्ट किया 1, 2, 5, इनको भी अरेंज करने का वे 1, तो 6C3 × 1, ये होंगे टोटल केसेस जब जब जो नंबर्स आए हो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए हो। एम आई करेक्ट? ठीक है, इट इज लाइक कि मैंने टोटल केसेस, तो प्रोबेबिलिटी है टोटल केसेस तो निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी है टोटल केस निकालना पड़ेगा, वही डिवाइड करते हैं। अब मैं फेवरेबल केसेस निकालना हूं, फेवरेबल केसेस, व्हाट आर फेवरेबल केसेस, मेरा ये कहना है कि मेरे तीनों नंबर्स अलग आने चाहिए। क्यों अलग आने चाहिए? क्योंकि एक से दूसरा नंबर बड़ा है, दूसरे से तीसरा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने वो तीनों नंबर सेलेक्ट कर लिए, 6C3, 6C3 कर लिया। अब उन तीनों नंबर को डाइसेस के ऊपर बड़ा नंबर कौन से डाइस पे आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन से डाइस पे आएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, बीच वाला नंबर बीच में आएगा। तो इन तीनों नंबर को तीनों डाइसेस पे देने के कितने वेज हैं? सिर्फ एक वे है, 6C3 × 1, एग्री? यस। तो यहां पे और कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली इस तरह से कर देना है।
ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एम आई ऑडिबल? मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट किक इन किया। नाउ नेक्स्ट 1 आवर अराउंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? पीएलसी का मोस्टली क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में यूज आता है। सीधे सीधे क्या हो रहा है, मुझे उतने केसेस निकालने हैं जब जब डाइस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। इट इज लाइक, याद करो अगर मुझे सब लोग, तुम सब लोग हो, हाउ मेनी ऑफ यू, एक 30 लोगों की क्लास है। एक सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूं। इफ देयर इज अ क्लास ऑफ 30 पीपल, उनमें से मैंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया और उनको हाइट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे मुझे बताओ, 30 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने के वेज 30C5, और उनको हाइट के ऑर्डर में अरेंज करना है उसके वेज 1। यही तो हो रहा है ना यहाँ पे। मेरा पहली पोजीशन पे सबसे लोवेस्ट नंबर होगा, सेकंड पोजीशन पे बीच वाला नंबर होगा, एंड थर्ड पोजीशन पे सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो यही चीज होनी है और यही चीज हुई। अभी क्लियर हुआ सबको? अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा, होपफुली चीजें क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is loaded so that the probability of face I is proportional to I. Find the probability of even number. ठीक है, करो करो, आंसर बताओ इसका। इसका पूरा आंसर निकालोगे, ठीक है? इसका पूरा आंसर निकालोगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आई? मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी, अगर 1 के है तो 2 की 2 के, 3 की, ऐसे इस तरह से 6 के। ठीक है, 1 मिनट दो, 1 मिनट मांग रहे हैं, श्रेया वेट करो।
व्हाट इज द आंसर, मैं एक बार आंसर देखूं। दो तीन लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बट एक दो दो लोगों के सही आ रहे हैं। हाँ, अभी तक काफी लोगों के सही है। आंसर इज 4/7, क्योंकि जो k की वैल्यू हुई 1/21, 1/21, तो हर एक इंडिविजुअल की मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई, इवन की मिल गई। इवन मतलब 2 की 2/21, 4 की 4/21 एंड 6 की 6/21। तो आई विल ऐड देम, आई विल ऐड देम। ओके, क्यों ऐड करेंगे? ये और वाला केस है ना, इधर 2 आएगा और 4 आएगा और 6 आएगा, ओनली वन फेस हैज टू अकर ना, तो इस वजह से ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? हम्म, चैट चल रही है, बीच बीच में मेरे उसमें वो आया करता है मोबाइल पे, मतलब तुम लोग की चैट यहाँ पे चलती रहती है ना, चैट, तुम्हारी सारी चैट इस पे आती है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया कि, नोटिफिकेशन ये है, चाइना proposes law to punish parents for children bad behavior। समझ में आ रहा है? तुम लोग गलती करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम चाइना में होते। मतलब तब तो हम्म, हम्म, क्या होगा तुम्हारे पेरेंट्स का बताओ। हम्म, हाँ, फॉर्चुनेटली यू गाइस आर हेयर, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अच्छी बात है। हम्म, हाँ, लिया लिया, ये देखो। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unbiased dice with face number 1 2 3 4 6 is thrown n times and the list of n numbers shown is rotated. Then find the probability that among the numbers only 3 numbers appear in this list. Everyone, do this. Do this question. Unbiased का मतलब, अनबायस्ड का मतलब नॉर्मल डाई, अनबायस्ड का मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी वही अपनी 1/6 जो होती है। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल के आता हूँ कि रिवाइज करके आओ, क्योंकि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अनबायस्ड, क्योंकि ये टर्म यूज हुआ होगा ना किसी ना किसी क्वेश्चंस में या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में। अनबायस्ड, इट इज अ वेरी नोन टर्म। अनबायस्ड क्वाइन, अनबायस्ड डाइस, नॉर्मल क्वाइन, वेटेड क्वाइन, वेटेड कॉइन, ऐसा वाला भी क्वेश्चंस किए थे ना हमने प्रोबेबिलिटी में। डबली हेडेड, डबली हेडेड कॉइन। अनबायस्ड का सीधा सीधा मतलब है कि तुम हो और तुम्हारी सिस्टर है, या तुम हो और तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों को इक्वली लाइक करते हैं, दिस इज देयर अनबायस्ड ओपिनियन। ठीक है, बायस्ड क्या होगा? बायस्ड क्या होगा? जो तुम लोगों के साथ होता है जनरली, तुम में और तुम्हारे भाई बहन में, आई एम 100% श्योर तुम्हारे भाई बहन को पसंद किया जाता होगा,
तुम लोगों को नहीं किया जाता होगा, दैट इज अ बायस्ड थिंग, उसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है, बट दैट इज अ बायस्ड बिहेवियर, ठीक है। तो रिवोल्ट करना, अगर ऐसा तुम लोगों के साथ हो रहा है ना, तो आज रात में डिनर टेबल पे यू गाइस शुड रिवोल्ट, ठीक है। फिर कल मुझको बताना कितनी मार पड़ी। हाँ, एवरी डे यू गाइस डू, यस। हाँ हाँ, वही तो, होने वाला कुछ नहीं है। सी, जो मैं ऐसे सजेशन देता हूँ उससे तुम्हारे घर में कोई कोई चेंज नहीं होने वाला, वो तो मैं अपनी मजे लेने के लिए देता हूँ, ठीक है। ये मतलब कुछ तुम्हारे घर में मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है वही रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, बोलना कि मैंने बोला, आतिफ सर ने बोला है, तो आतिफ सर मतलब वो बोलेंगे ठीक है, क्लास में आतिफ सर क्लास में सबको सेम ट्रीट करेंगे ना, घर घर में तो तुम्हारे पेरेंट्स ही है, सब कुछ है, वो जो उनकी मर्जी होगी वो ट्रीट करेंगे। हाँ, चलो क्वेश्चन बताओ। अच्छा, दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, अगर बहुत ही फ्रैंकली मैं बोलूं, ये आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। दिस इज द, मतलब क्वेश्चन अच्छा लगा, बहुत कम क्वेश्चन, मतलब थोड़े से ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में के उसमें आएगा। प्रॉपरली आई कैन से कि ये मेंस में आएगा तो इट वुड बी कंसीडर वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस में तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस ओके कहलाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6:n है, ये तो मेरे डिनोमिनेटर में चला गया। अब बेसिकली मुझको क्या चाहिए, फर्स्ट मुझको वो 3 नंबर चाहिए जो सेलेक्ट हो रहे हो, एम आई करेक्ट? 6C3, एग्री? अब मैं न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं, देखो सबसे पहले तो टोटल केसेस डिनोमिनेटर, अब मैं न्यूमिनेटर की बात करता हूं। आई नीड टू सेलेक्ट 3 केसेस, सॉरी 3 नंबर 6C3। अच्छा, अब उनको आने के लिए कितने वेज हैं, उनका पैटर्न कैसे आ सकता है, उनका रिपीटिशन कैसे हो सकता है? दे शुड अपीयर एटलीस्ट वंस फॉर श्योर, दे शुड अपीयर एटलीस्ट वन। क्या ये एटलीस्ट वन वाला नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वाला केस है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मैंने फंक्शंस में लिखाया था, जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 3:n माइनस 3C1 2:n प्लस 3C2 1:n ऐसे कम होता चला जाता था, याद करो। ये फॉर्मूला मैंने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए लिखाया था, ये याद आना चाहिए ऑब्वियसली। अभी आप लोगों ने अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी रिवाइज किया होगा तो शायद ये फॉर्मूला ना याद आए, लेकिन ये फॉर्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी आता है, बट वहां पे मैंने सीधे सीधे वो बता दिया था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ABCDEF है, ठीक है। आ, उल्टा होगा ना, उल्टा होगा ना, इधर पहले ABCDEF होगा और ये इमेज होंगे 1 2 3 से। ये फंक्शन, ये मेरा ए होगा, ये मेरा बी होगा, तो ए टू बी में मुझे अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाने हैं तो ऐसा होता था ना, एक के लिए 3 ऑप्शन, 2 के लिए 3 ऑप्शन, 3 के लिए 3 ऑप्शन, ऐसे एफ के लिए 3 ऑप्शन, ऐसे एन के लिए 3 ऑप्शन, तो ये 3:n आता था। फिर मैंने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में फिर मैंने इनमें का इनका एक हटाया, वो 3 में से 3C1 एक हट गया, अब 2:n हुआ।
प्लस 2 हटाया तो 3c2 इंटू 2 माइनस 1 रेस टू n। तो ये फॉर्मूला मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं। तो दिस वुड बी द केसेस जब वो तीनों नंबर 100% आ रहे होंगे। तो दिस इज दिस, तो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी दिस। एग्री? तो अगर ये क्वेश्चन जिसको भी आया था एग्जैक्टली सेम, तो इसका मतलब उसको पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली जेई मेन का, वो कर लेगा, जिसको ये क्वेश्चन खुद से आ गया होगा। ठीक है, रेज योर हैंड जिसको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से आया। ओके, 5 लोगों के मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं। बाकी लोग, इट डजंट मीन अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका निगेटिव इंपैक्ट ये नहीं है कि इसका मतलब पीएनसी या प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तुमसे नहीं होगा। मतलब दैट वाज अ गुड थिंग फॉर देम, नॉट अ बैड थिंग फॉर यू गाइस ऑब्वियसली। मतलब इट मींस यू नीड टू वर्क अ बिट मोर हार्डर। एम आई करेक्ट? तुम्हारे पास स्कोप है अभी एक्सेल करने का। आगे बढ़ते हैं। करो। Find the probability that at least one of the events A and B occur. No, sorry. The probability that at least one of this occur is 0.6. If A and B occurs simultaneously with this, find PA bar plus PB bar. बताओ। आंसर बताओ सब लोग। आयुष, नो इशू। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थोड़ा सा अप्लाई करना काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। गुड, अच्छा है। बाकी लोग भी आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में बहुत बार आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने को याद होगा कौन से, पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में नहीं बोल रखा है। आंसर 1.2 है। आंसर इज 1.2। कैसे आया? पी ऑफ ए यूनियन बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है ना। एटलीस्ट वन अकर मींस क्या होता है? यूनियन ही तो होता है ना। एटलीस्ट वन अकर मींस यूनियन। और पी ए इज या पी ए बार इज 1 माइनस पी ए। तो सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिखा के पी ए प्लस पीबी निकाल लूंगा, तो शायद मेरा पी ए प्लस पीबी 0.8 मिल गया। अब पी ए एंड पीबी की जगह 1 माइनस पी ए बार और 1 माइनस पीबी बार डाल दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1.2 आना चाहिए, इनफैक्ट सबसे आना चाहिए था। आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। एम आई करेक्ट? यस। सो ये सारे क्वेश्चंस, स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चंस तो जेई मेन के
फेवरेट में से आते हैं काफी बार, ठीक है, और मैंने शायद कराए भी हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने कराए नहीं है। वेन डायग्राम वाले, इस तरह के क्वेश्चन वाले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले, बेस थ्योरम वाले, प्रोबेबिलिटी में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वही सारे सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। हम्म। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, देन मतलब एक्चुअली ये नहीं करना है, देन शो दैट, मुझे सब शो करना है। तो मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको सॉल्यूशन में दिख जाएंगे, पहला वाला कर दो एवरीवन, जस्ट डू द फर्स्ट वन, एवरीवन जस्ट डू द फर्स्ट वन। या फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, जस्ट डू द फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ घर पे ट्राई करना, जस्ट डू द फर्स्ट एंड थर्ड। क्या मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यूनियन का क्या बोलता है, व्हाट इज माय बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन? अगर मैं दो चीजों का यूनियन ले रहा हूं, तो जो आएगा वो उन दोनों की मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा? अगर मैं दो चीज का यूनियन ले रहा हूं, तो जो आएगा वो उन दोनों की मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा? मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा ना, यूनियन और केसेस है ना। इट इज लाइक मेरे पास 100 रुपीज है, किसी और के पास, मतलब सपोज करो मेरे पास 100 के मतलब 50 और 10 के हैं, किसी के पास 70 रुपीज है, 10 10 10 एंड 20 का एक। तो जब मैं यूनियन लूंगा तो 50 भी रहेगा, 10 भी रहेंगे, लेकिन एक ही बार, एंड 20 भी रहेगा। तो हमेशा वो जो मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि यूनियन में कॉमन चीजें रह जाती हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं वो भी तो ऐड ऐड हो जाती है ना। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहता है। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं दो नंबर का इंटरसेक्शन लू, देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर मैं दो नंबर का इंटरसेक्शन लूं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू P ऑफ A इंटरसेक्शन B की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इट वुड बी ऑलवेज लेस देन, बताओ, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू से। इसकी मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इन दोनों की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कॉमन, दो नंबर में कॉमन क्या हो सकता है? उनका जो भी मिनिमम वैल्यू है। तो इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? दो नंबर के बीच का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? जो भी उनका कॉमन पार्ट है उससे तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना। एग्री? एवरीवन एग्री? तो यहां पे तुमको किसी भी यूनियन और इंटरसेक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कभी नहीं देखे थे, तो यहाँ पे देख लिए, इट इज गुड। ठीक है, आगे बढ़े।
ये पहला वाला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम ऑफ पी एंड पी बी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी यूनियन बी, तो उसको इधर शिफ्ट करके इधर सब्ट्रैक्ट करके बाकी सारे खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैंने दो पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट बता दिया है। बी बार निकालोगे 2/3 का, बी बार क्या होगा, बी बार 1/3 होगा ना। तो इस वजह से मेरा ये जो थर्ड पार्ट का है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। आगे करें, ठीक है, आगे करते हैं। ये सारा सॉल्यूशन है, मैं शीट भी शेयर करूंगा ऑब्वियसली। X speaks truth in 60% and Y speaks truth in, find the probability that they contradict each other narrating the same event। करो। एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन ट्राई करो। X speaks truth in 60%, Y speaks truth in 50%. They have to contradict each other for sure. Everyone ट्राई करके आंसर बताओ ना कोई। मुझे अभी तक आंसर, अक्षय ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। X speak truth 60% and Y speak in 50%. Find they contradict each other. वो कब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, वो कब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, ये बताओ। देखो, सबसे पहला काम तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, जब एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ बोलेगा और वाइस वर्सा, मतलब एक्स ने सच बोला और वाई ने झूठ बोला, या फिर एक्स ने झूठ बोला और वाई ने सच बोला। आई रिपीट, एक्स ने सच बोला, वाई ने झूठ बोला, दिस इज दिस पहला वाला पार्ट। दूसरे केस में एक्स ने झूठ बोला, वाई ने सच बोला, तो हो गया ना, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकल आया, विच कम्स आउट टू बी हाफ। करेक्ट, विच कम्स आउट टू बी। आगे करें। करते हैं।
अक्षय ने पूछा सर अगर 3 पीपल होते और 1 ऑलवेज ट्रू, 1 ऑलवेज फॉल्स एंड 1 रैंडम, नहीं तो 3 लोग होंगे तो 3 लोग आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सीधी सी बात है ना, या तो कोई इवेंट सच हो रहा है या झूठ हो रहा है, तो 3 में हमेशा रॉक पेपर सीजर थोड़ी है। या तो ट्रू एंड फॉल्स वाला है ना, तो 3 में क्या होगा, जो 2 लोग मोटे तगड़े होंगे वो जीत जाएंगे। एग्री, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो जैसे तुम में से मैं बोलूं ना, किसी किसी एक बच्चे को बाहर निकालो या 5 लोगों को क्लास से निकालो, तो तुम निकाल सकते हो, क्यों, रेस्ट 25 कैन किक 5 पीपल, एनी 5 पीपल, वो अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, इट डजेंट मैटर। तो वही चीज है कि 3 वाला केस में क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, एंड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सोच समझ के पूछे जाते हैं, तभी मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं लेता, मेरे मतलब मैं डेटा भी नहीं चेंज करता क्वेश्चन में, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में, हाँ सबसे पहले 5 टॉपरों को निकाल देंगे बाहर। कमेंट आ रहा है, कौन है टॉपर क्लास के, हैंड रेस करो, जितने भी टॉपर्स हैं क्लास के हैंड रेस करो। अरे कॉन्फिडेंस तो रखो ना कि हाँ मैं टॉपर हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी सब मुंह छुपा रहे हैं। ओके, 4 लोगों के 5 लोगों के हैंड रेज हुए, 6 7 8 12 लोगों के, चलो 12 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने तुम्हारे तुम्हारे जूनियर वाले ग्रुप में, शायद तुम्हारे ग्रुप में भी डाला था, तो नहीं डाला था, तुम्हारे जूनियर वाले ग्रुप में मैंने कोटा फैक्ट्री का एक वो डाला था, स्क्रीनशॉट, तुम्हारे उसमें डाला था कि नहीं डाला था, डाउट ग्रुप में, हाँ हाँ डाला था, ठीक है। बैटल हमेशा टफ लड़नी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है, तो वही चीज है कि मतलब हाँ आई एम द टॉपर, आई विल फाइट मोर, जितना जितना अच्छा एम करोगे उतना अच्छा है, इट डजेंट इवन मैटर, मतलब डोंट डोंट एवर केयर अबाउट द रिजल्ट, करते रहो, अच्छी मतलब कीप वर्किंग हार्ड विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स विल डेफिनेटली कम। स्टडीज के लिए तो ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि रिजल्ट विल ऑलवेज कम सूनर और लेटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टेक टेक 2-3 मिनट्स, 3 मिनट है, आंसर लाओ, एवरीवन, 3 मिनट्स, गेट मी द आंसर।
1 more minute. आंसर आने शुरू हुए हैं। अब मैं आंसर बताता हूं। किस थ्योरी का पार्ट है ये? एनी आइडिया? इसको चाहे तो ट्री डायग्राम वाइज कर लो, ब्रांचिंग वाइज या बेस थ्योरम वाइज, सब सब एक ही चीज है, एक ही चीज को करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अ बैग कंटेन्स तो जो n+1, मैं इन्होंने बेस थ्योरम वाली फॉर्मूला लगाया है, मैं अपना वो करूंगा। n+1 से दो केस हो सकता है ना। जब डबली हेडेड वाला होगा तो ये 1/n+1 जाएगा और n/n+1 जाएगा। एम आई करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? दो दो ब्रांच निकल सकती है, दो केसेस निकल सकते हैं। एक में जब वो डबली हेडेड वाला शोज हेड ऑन वन साइड, वेयर द शोड हेड्स वन बोथ ऑन बोथ साइड, ये वन नहीं लिखा है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। तो द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट्स इन हेड इज 7/2। तो 7/2 क्या है? सॉरी, 7/12 क्या है? इधर जाने में इंटू 1, इसका मतलब 1/n+1 इंटू 1 प्लस दूसरे वाले केस में n/n+1 इंटू हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो शायद n5 आता है। एम आई करेक्ट? ½ n+1। देखो, सबसे पहले दो पार्ट में जा सकता है विद द प्रोबेबिलिटी। एक में 1/n+1 और दूसरे में n/n+1। n/n+1 क्यों? क्योंकि n+1 कॉइन में एक कॉइन डबली हेडेड है और n कॉइन्स नॉर्मल है, तो इस तरह से उसको मैंने ब्रेक किया। अभी क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को कंफ्यूजन थी, डबली हेडेड में प्रोबेबिलिटी 1 रही तो इंटू 1 किया, एंड बाकी जो n कॉइन्स है उसमें प्रोबेबिलिटी हाफ थी तो इंटू हाफ किया। इन दोनों का एडिशन ऑब्वियसली और केस है। दिस इज 7/12, तो आंसर आएगा शायद 5 आता है। करेक्ट? नेक्स्ट करें। ऑब्वियसली इन्होंने में भी किया है, इन्होंने बेस थ्योरम वैसा वाला फॉर्मूला लगाया है, मुझे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, one insurance company insured 2000 scooters for drivers and the probability of accident are respectively one insured person। हाँ करो, क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए बस। डोंट वरी गाइस,
इसके आगे आई गेस 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, ब्रेक नहीं लिया है, सीधे सीधे करते हैं। शीट आप लोगों को पहुंची है कि नहीं पहुंची है? हाँ, तो शीट मिल जाएगी अभी आप लोगों को। करो। ये भी कौन सा है? दिस इज अगेन ट्री डायग्राम ना, जिसको एक तो वो जो थ्योरी वाइज लिखते हैं पूरा का पूरा लेट। तो ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कार ड्राइवर होने की 1/3 एंड इसकी 1/2। तो मुझे ट्री डायग्राम, ये तीनों सबको समझ में आ गया। इसके बाद मैं ट्री डायग्राम ही बना दूंगा। हमें निकालना क्या है? P ऑफ A बाई बी निकालना है। ए क्या है? स्कूटर ड्राइवर इज ए, और बी क्या है? एक्सीडेंट हो गया है। तो P ऑफ B बाई ए, P ऑफ, इसको उस तरह से करते थे ना ट्री डायग्राम से। मैं नेक्स्ट पेज में ट्री डायग्राम बना रहा हूं, बनाओ नेक्स्ट पेज में। तीन केस हो सकते थे। पहला केस होता था 1/6 का, दूसरा है 1/3 का, और तीसरा है 1/2। अब उन उसमें परसेंटेज कितने हैं? यहां पे एक्सीडेंट होने की 1/100 चांसेस है, यहां पे एक्सीडेंट होने के 3/100 चांसेस है, और यहां पे एक्सीडेंट होने के 15/100 चांसेस है। तो याद करो, मैंने वो निकलवाया था। मुझको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, स्कूटर वाली, सबसे पहला वाला ही स्कूटर है ना शायद। मुझको इस एरो की प्रोबेबिलिटी चाहिए, या इसका मतलब 1/6 इंटू 1/100 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, गिवन दैट एक्सीडेंट हैज हैपेंड। 100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अपॉन टोटल। करेक्ट? क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? बाकी ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला यही है। ये नीचे जो लिखा है ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले की तरह अगर किसी ने पढ़ा होगा, मतलब बुक में देखे होगे, P ऑफ E1 बाई ए इज PE1 इंटू PA बाई E1 अपॉन दिस। वो वही है कि एक ऊपर एक ब्रांच आती है और नीचे हर ब्रांच का सम आता है। ठीक है, इट इज टोटली सेम। तो न्यूमरेटर में वो सिंगल ब्रांच आती है और डिनोमिनेटर में हर ब्रांच का सम आता है। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If the family, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is girl and at least one is girl?
ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि सीधे सीधे दे भी दिया है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली? ऑब्वियसली हाफ हाफ होगी, हाफ हाफ, 50-50। दो तरह से हो सकते हैं ये तो, प्रॉपरली सैंपल स्पेस को नोटिस करके भी हो सकता है। आई कैन बाय ऑब्जर्वेशन मैं सैंपल स्पेस को नोटिस करके भी कर सकता हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। दूसरा, मैं आगे एग्जांपल में फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व किया गया है। मैं सैंपल स्पेस को नोटिस करके, मुझको दोनों गर्ल चाहिए, गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, तो मुझको बताओ इनमें से कितने केसेस में यंगेस्ट इज गर्ल? हाउ मेनी केसेस यंगेस्ट इज गर्ल? दो केसेस, यस। तो यहां पे अगर मैं यंगेस्ट इज गर्ल बाई 2 लिखता हूं। अच्छा, कितने केसेस में बोथ आर गर्ल्स? 1। तो सीधे सीधे पहले का ऑप्शन हो जाएगा 1/2। दूसरा, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो टोटल में कितने केसेस में एटलीस्ट 1 इज गर्ल? तीन केसेस में ना, उनमें से कितने केसेस में बोथ आर गर्ल्स? ये तो मैंने बाई ऑब्जर्वेशन से कर दिया, क्योंकि इसमें सीधे सीधे मुझे बी 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 जी 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 बी जी जी दिख जा रहा था। अगर यही नंबर ऑफ चिल्ड्रन थोड़े से ज्यादा होते, ज्यादा मतलब 5 होते, 6 होते, या वैसा होता, तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती। तो पहले ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी समझा दूंगा। मुझे ए इवेंट है विच इज जी जी, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट बी शुड हैव बीन अकर्ड। I had to find out the probability of A given that B has occurred. तो P of A by B का फॉर्मूला क्या होता था? P of A intersection B upon PB. तो let B the event की youngest child is girl, तो youngest child की probability क्या होगी? youngest child की probability होगी हाफ, क्योंकि दो केसेस में youngest child गर्ल हो रही थी। और P of A intersection B 1/4 होगा, कि गर्ल्स भी हो और youngest child भी गर्ल हो। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा हो रहा है जिसमें हो रहे हैं, तो PB 1/2 होगा और P of A इंटरसेक्शन B 1/4 होगा। तो अगर मैंने फॉर्मूला P of A by B का लगाया तो दिस इज द आंसर। ठीक है एवरीवन, आर वी क्लियर टिल दिस? तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का हो गया, जिसमें कोई भी इश्यू नहीं हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने एग्जांपल दे दिया। ऑब्वियसली सेकंड पार्ट का भी जो है वो इसी तरह से है। ए इंटरसेक्शन सी, मतलब यहाँ पे सी कौन सा इवेंट है? एटलीस्ट 1 इज सी। तो ए और सी दोनों कब हो रहे हैं? जब दोनों गर्ल्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी का 1/4 होगा, और पीसी पीसी 3/4 होगा। 3/4 मतलब जब गर्ल्स
एटलीस्ट वन गर्ल है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो पीसी 3/4 है, तो आंसर पी ऑफ ए बाई सी होगा, विच इज 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। ओके, गॉट इट? यस एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे, नॉट फॉर द डे, आई गेस 1 घंटे बाद, जिनका मैंने एडवांस पार्ट नहीं डिस्कस किया है उसका वाला मतलब, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर 7:30 क्वाड्रेटिक एंड एसएनएस का एडवांस पार्ट। इवन तो मैंने सॉल्यूशन सेंड भी कर दिया, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। 7:30 पे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कूल, चलो शीट अभी मैं आज रात तक आप लोगों को शीट मिल जाएगी, स्टार्ट सॉल्विंग द शीट। चलो बाय, बाय एवरीवन, 7:30 पे मिलते हैं।